हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने व्हाट इज हाइपरपैराथायराइडिज्म, इसका इंट्रोडक्शन, पैराथायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन, कॉजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स या मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या है। पहली चीज तो पैराथायराइड एक तरह की ग्लैंड है जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड की सब ग्लैंड्स होती हैं। ये नंबर्स में 4 होती हैं, पेयर में 2। पैराथायराइड ग्लैंड आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही सिचुएटेड होती हैं। ये अपना खुद का हार्मोन रिलीज करती हैं, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि जब आपके ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करती हैं और ये किडनी में जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, आपके बोन्स में जाकर के कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कराता है और ब्लड में भेजता है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो। क्योंकि ये डिजीज कंडीशन क्या है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर मींस बहुत, एक्सेस, पैराथायराइडिज्म मींस पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, तो जब पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। फर्स्ट है आपका बोन एंड जॉइंट्स पेन। तो बोन और जॉइंट्स पेन इसलिए होगा क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो चुका है, जो कि आपके बोन्स को और आपके जॉइंट्स को डैमेज करने का काम कर रहा है। तो जब आपके बोन्स और आपके जॉइंट्स डैमेज होंगे तो एक तरह से जॉइंट्स पेन और बोन्स पेन भी होगा। इसके साथ साथ एक और चीज, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बोन्स को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ये है ऑस्टियोब्लास्ट। इनकी हेल्प करने वाले जो सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल्स, उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये हैं आपके ऑस्टियोसाइट्स, ये वाले। और जो बोन को ईट करते हैं, खा जाते हैं, और पुरानी बोन्स को यानी कि ओल्ड बोन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वो होते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट। ये हो गया आपके ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट जब बोन को ईट करते हैं तो उसमें से जितना भी कैल्शियम निकलता है वो उसको ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट रुक नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूअस ईट कर रहे हैं बोन को और कंटिन्यूअस कैल्शियम को ब्लड में भेज रहे हैं। तो कंटिन्यूअस बोन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बोन सेल्स कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लाइक बोन्स कंटिन्यूअस कम होती चली जा रही है, थिकनेस में भी, है ना, और उसके अंदर जो स्ट्रांगनेस है वो भी डिक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि एक टाइम तक इसको रुक जाना चाहिए बट ये नहीं रुका, जिसकी वजह से ज्यादा कैल्शियम ये निकाल रहा है और ये ब्लड में भेज रहा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा ईट कर रहा है, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है यहाँ पे, बोन और जॉइंट्स पेन भी हो रहा है, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट है बोन डिफॉर्मेशन एंड फ्रैक्चर ड्यूरिंग द लेट स्टेज। तो बोन डिफॉर्मेशन एंड फ्रैक्चर क्या होता है कि बोन जो है, अब जो न्यू बोन्स बननी चाहिए वो न्यू बोन्स नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी। तो जब इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो ये बोन को जल्द से ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, हो सकता है हेल्दी बोन्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगे। और क्या हुआ कि कैल्शियम लेवल तो बढ़ ही रहा है लेकिन हेल्दी बोन्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से बोन डिफॉर्मिटी हो रही है और आगे चल के बोन, हेल्दी बोन्स भी पतली हो रही हैं, तो फ्रैक्चर इजिली हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑस्टियाइटिस। ऑस्टियाइटिस मींस होता है, आइटिस मींस होता है इन्फ्लेमेशन, ऑस्टी मींस होता है बोन्स। तो बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ये बोन है, अब ये हेल्दी बोन है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होना है, बट ये वाले सेल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हर बोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इन्होंने इसको भी ईच करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑस्टियाइटिस। इसके अलावा डायनामिक और एपेल्स्टिक बोन डिजीज, ये एक तरह की बोन डिजीज है
या कह सकते हैं कि एक तरह की बोन मैरो की डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होती है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बोन मैरो। बोन में एक एरिया ऐसा होता है जो कि ब्लड सेल्स को बनाता है, यहाँ पे ये देख लो, ब्लड सेल्स को बनाता है, इसी एरिया को हम बोन मैरो बोलते हैं। अब इस डिजीज में प्रॉब्लम ये हो रही है कि बोन मैरो जो है वो कह सकते हैं कि स्टॉप प्रोडक्शन कर रही है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का। तो हम सब जानते हैं कि बोन मैरो का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड के सेल्स को बनाती है, चाहे वो आरबीसीज हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। तो जब बोन मैरो ब्लड सेल्स को नहीं बनाएगी बनाएगी तो एक तरह से अप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसी वजह से इसे अप्लास्टिक बोन डिजीज बोला गया है। आपको याद होगा अप्लास्टिक अनीमिया होता है जिसमें बोन मैरो अच्छे से काम नहीं करती है। सेम प्रॉब्लम इसमें हो रही है और ये लीड टू दी अप्लास्टिक एनीमिया। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। पहला तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। तो लॉस ऑफ एपिटाइट छोड़ दो, पहले तो ये देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैल्शियम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, और जो नेगेटिव फीडबैक आना चाहिए था, स्मॉल इंटेस्टाइन को रोकना चाहिए था अपने आप को, वो नहीं रोक पा रही है और कंटिन्यूअस वो एब्जॉर्ब कर रही है उसमें से कैल्शियम। और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने के चक्कर में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द वो एब्जॉर्ब कर देगी और स्टूल से ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये एक अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, बट आई थिंक कैल्शियम इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि कैल्शियम इंक्रीज जब हो जाता है तो वो एटोनिक स्मूथ मसल्स कर देता है। अटोनिक स्मूथ मसल्स का मतलब ये है कि आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई, आपके स्टमक की मसल्स हो गई, आपके इसोफेगस की मसल्स हो गई, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये अपना फंक्शन डिले कर देते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं। तो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है कि वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है, वो अपने आप को मूव कराती है, ऐसे ऐसे मूव कराती है जिससे कि वो स्टूल को आगे शिफ्ट कर सके। तो उसका मूव करने का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो गया है ड्यू टू द इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया है। उसी तरह से जो, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, वैसे ही आपके जो स्टमक है, एब्डोमेन है, वो भी स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। आपका स्टमक भी अपना काम करना स्लो कर देगा। तो जब वो अपना काम करना स्लो कर देगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। जब डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी तो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग फील होगी और भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। तो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में जो मेन सेल्स होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं। ये आपके ब्रेन के मैसेज को बॉडी तक पहुंचाते हैं और बॉडी के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ऐसा माना गया है विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च कि जब भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, या कह सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब ये न्यूरॉन्स का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो ये जल्दी मैसेज ब्रेन को दे भी नहीं पाएंगे और ब्रेन से लेके बॉडी तक पहुंचा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको डिप्रेस फील होगा, कंफ्यूजन फील होगी और वीकनेस फील होगी। क्यों? क्योंकि एक्टिवनेस नहीं रहेगी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब सॉफ्ट मसल्स के साथ साथ जो नॉर्मली हमारी मसल्स होंगी वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगी, जिसकी वजह से मसल को एनफ एनर्जी नहीं मिल पाएगी और वो वीक फील करेंगी। साथ ही साथ पेन और एक भी होगा, किसके अंदर? बोन्स और जॉइंट्स के अंदर। मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम। तो किडनी में स्टोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब कलेक्शन ऑफ दी कैल्शियम मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, ठीक है, कैल्शियम मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, अब ये कैल्शियम मॉलिक्यूल्स बढ़ गया तो ये फिल्टर नहीं, इतनी फास्ट फिल्टर नहीं हो पा रहा है हमारे यूरिनरी सिस्टम से, तो किडनी में ये जाकर के क्या हो रहा है, स्टोर हो जा रहा है, और स्टोर होते होते ये टाइट हो जा रहा है और एक तरह का अपने आप को स्टोन बना ले रहा है।
तो जो भी स्टोन बन रहा है वो कैल्शियम की वजह से ही बन रहा है। तो किडनी जो है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाएगी, और उसे ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो आपको बार बार प्यास लगेगी, जिसकी वजह से बार बार आपको यूरिनेशन लगेगा, और किडनी ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए यूरिन बना देगी। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में आपको कैंसर की हिस्ट्री पूछना है, और आपको पूछना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रीटमेंट चल रहा हो कैंसर का, या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई हो, इन्फ्लेमेशन हुआ हो अंदर पैराथायरॉइड ग्लैंड में। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ आप पूछ सकते हो प्रीवियस किडनी डिजीज की कोई हिस्ट्री तो नहीं थी, या विटामिन डी डिफिशियंसी तो नहीं थी, है ना। तो किडनी डिजीज की अगर डिफिशियंसी होगी तो नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें आप पूछ लोगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप वाइटल साइन सबसे पहले चेक करोगे। टेम्परेचर आपको नॉर्मल मिलेगा, मे बी पल्स आपको डिक्रीज मिले, बीपी के साथ बीपी भी डिक्रीज मिलेगा, एंड रेस्पिरेशन आपको नॉर्मल मिलेगी। हेड टू टू एग्जामिनेशन करने पे आपको पता चलेगा कि जॉइंट्स पेन हो रखा हुआ है, उसको बोन में बहुत ज्यादा पेन हो रखा हुआ है, मसल में बहुत ज्यादा पेन हो रखा हुआ है, स्वेलिंग आ सकती है उसके, या इसके साथ साथ उसको बैठने उठने चलने में भी प्रॉब्लम हो रखी हुई है। स्वेलिंग क्यों आ जाएगी? अगर मान लीजिए कि किसी ऑर्गन में या किसी जगह पे या आपके बोन में कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसको स्वेलिंग आ जाएगी उस जगह पे। फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एनालिसिस करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन पता चलेगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा हुआ है। इसके साथ साथ उसको नोजिया वॉमिटिंग की भी कंप्लेन है, और वो उसे भूख भी नहीं लगती है, एनोरेक्सिया हो रखा हुआ है, ठीक है। देन नर्वस सिस्टम आप चेक करोगे तो वो काफी कंफ्यूज होगा अपनी चीजों को लेकर के, डिप्रेस्ड होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, साथ ही साथ उसको एब्डोमिनल पेन होगा, इंक्रीज यूरिनेशन होगी, यूरिन पास करेगी बार बार, पानी पिएगी वो बार बार, ठीक है। ये सारी चीजें आप पता कर लोगे। नेक्स्ट है सिटी स्कैन एमआरआई। तो सिटी स्कैन एमआरआई हम बोन को कराएंगे, जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस पता चलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज जिसमें आपके बोन्स जो होती हैं वो खोखली होती रहती हैं। बोन्स का जो मटेरियल होता है ना, वो थिन होता रहता है, पतला होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बोन्स बहुत जल्दी टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है बोन का अंदर का मटेरियल, और ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा हो जाता है। देन आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो ब्लड टेस्ट में आपको कैल्शियम लेवल में भी इंक्रीज मिलेगा। नॉर्मली कैल्शियम लेवल कितना होता है? 8.6 से 10.3 mg/dl। 8.6 से 10.3 mg/dl, ठीक है, इतना होता है नॉर्मली। तो इससे ज्यादा ही मिलेगा आपको ब्लड में कैल्शियम लेवल। इसके साथ साथ यूरिन टेस्ट कराओगे, उसमें भी आपको कैल्शियम लेवल ज्यादा से ज्यादा बाहर मतलब मिलेगा कि बाहर निकल रहा है। यूएसजी आप पैराथायरॉइड ग्लैंड का करा लोगे, जिससे आपको यूएसजी में पता चलेगा कि कहीं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या कोई अननेसेसरी ग्रोथ तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ आप ड्वेल एनर्जी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करा लोगे। ये एक तरह का एक्सरे होता है जो बोन की डेंसिटी और बोन की थिकनेस को पता करने के लिए होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे उस स्पेशल एक्सरे से कंप्लीट बोन की डेंसिटी देखने को मिल रही है, एंड यूएसजी के थ्रू आपको एनलार्जमेंट ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड देखने को भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज ड्रग थेरेपी। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट को बताना है कि उसको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज करने से कम डिजीजेस होती हैं। सिर्फ एक डिजीज की क्यों बात करूं मैं, हर डिजीज के बारे में अगर आप बात करो तो आपके लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी डिजीजेस अराइज हो जाती हैं। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हर तरह के डिजीज से आप प्रिवेंट हो पाओगे, राइट। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की बात नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल में आप रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट पे हमेशा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोबिलाइजेशन को अवॉइड करना है। इमोबिलाइजेशन मतलब आप मूव नहीं करते हो। जैसे आजकल के टाइम पे क्या है कि डिजिटल एकदम हो चुका है, तो इंसान बैठे बैठे सारा काम करता है, चाहे वो लैपटॉप पे हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो आपका सेलफोन हो। तो आप एक जगह बैठ करके ही काम करते हो, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको करना क्या है कि आप इस इमोबिलाइजेशन को, इस जो आप मूव नहीं कर रहे हो, इसको अवॉइड करना है। अगर आप लैपटॉप पे भी बैठ करके काम कर रहे हो तो आप हर 2 घंटे में 15 मिनट निकालो कि जिससे आप फिजिकल एक्टिविटी करो।
कुछ घर का काम कर लो या कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे इमोबिलाइजेशन दूर हो जाए। साथ ही साथ हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। क्योंकि देखिए किडनी बहुत ज्यादा वाटर निकाल रही है, सॉरी यूरिन निकाल रही है, बिकॉज क्योंकि उसको कैल्शियम को बाहर निकालना है, तो बहुत ज्यादा निकाल रही है। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की फ्लूइड की इम्बैलेंस हो रही है आपके बॉडी में। तो क्या करना है, गुड हाइड्रेशन करना है, जिसके लिए आप उनको बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक वो करेंगे। नेक्स्ट है डाइट प्लान। तो डाइट प्लान आपको बोलना है कि कैल्शियम रिस्ट्रिक्टेड फूड लेंगे। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैल्शियम सबसे ज्यादा किस किस चीजों में होता है, ठीक है। ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स देख लीजिए, सीना कैल्सिट, ये एक तरह की कैल्शियम मिमिट्स होती हैं। कैल्शियम मिमिट्स क्या होते हैं, कैल्शियम मिमिट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि कैल्शियम को डिक्रीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सीना कैलकेट। ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, डिक्रीज एक्शन ऑफ द कैल्शियम। ये कैल्शियम के एक्शन को डायरेक्टली डिक्रीज करता है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन थेरेपी आप दे सकते हो, किसमें, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में दे सकते हो। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स कौन होती हैं, जिनका पीरियड स्टॉप हो चुका होता है, उनके अंदर ईस्ट्रोजन बनना बहुत डिक्रीज हो जाता है। और ईस्ट्रोजन आप जानते हो कि एक तरह का हार्मोन होता है जो कि आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर से बचाता है, ओवर ग्रोथ ऑफ दी सेल्स से बचाता है, आपके सेलुलर फंक्शन को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। तो आप ऐसी वुमेन्स जिनके अंदर जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स हो चुकी हैं, जो कि कह सकती हूँ मैं कि 45 से 50 अबव एज की हो चुकी हैं, उनमें आप ईस्ट्रोजन थेरेपी यूज कर सकते हो। अब आते हैं इस डिजीज कंडीशन के बारे में। तो ईस्ट्रोजन इस डिजीज कंडीशन में क्या कर रहा है, ऐसे तो वो बहुत काम करता है। इसका काम है कि विटामिन डी को यूटिलाइज कराने में हेल्प करता है, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म कराने में हेल्प करता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि विटामिन डी जो है वो नेगेटिव फीडबैक बनाने में हेल्प कर रहा था। तो जब नेगेटिव फीडबैक बनेगा, नेगेटिव मैसेज बनेगा, तभी तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास मैसेज जाएगा और वो अपना हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगी, है ना। तो इस वजह से हमें क्या करना है, ईस्ट्रोजन थेरेपी देना है। नेक्स्ट है आपका बिसफॉस्फोनेट। तो ये बिसफॉस्फोनेट एक तरह की ड्रग थेरेपी है, या आईवीएफ भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं। इसमें आप दे सकते हो एलेंड्रोनिक एसिड। एलेंड्रोनिक एसिड क्या करती है कि ये प्रिवेंट करती है ब्रेक डाउन ऑफ द थिनिंग ऑफ द बोन। जो आपके बोन्स थिन होती चली जा रही हैं, उनकी थिनिंग को ये प्रिवेंट करती है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन में स्पेशली दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैसिक्स दे सकते हो। सो लैसिक्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम को इंक्रीज करता है, ये यूरिन बनाने में हेल्प करता है, और ये कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट कराने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा फॉस्फेट्स दे सकते हो। ये क्या कर रहा है कि आपके बोन का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको कम कर रहा है। जो आपकी बोन क्या कर रही थी कि कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर रही थी, उसमें इंटरफेयर कर रहा है, और कैल्शियम को प्रिवेंट कर रहा है कि वो कलेक्ट होता रहे ब्लड के अंदर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि आईवी फ्लूइड, डायरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं। तो आईवी फ्लूइड में आप MgSO4 दे सकते हो, सोडियम फॉस्फेट वगैरह दे सकते हो। तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि MgSO4 और सोडियम फॉस्फेट बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और आपके सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को प्रिवेंट कर सके लॉस होने से, ठीक है। तो आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट अगर ज्यादा से ज्यादा लॉस होता रहेगा, क्योंकि यूरिन बहुत ज्यादा निकल रहा है, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन में चले जाओगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट भी सेम काम करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है, और साथ ही साथ ये इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट था उसको थोड़ा डिक्रीज करता है, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी में आप पैराथोराइडेक्टमी कर सकते हो। तो टमी मीन्स होता है रिमूवल, तो पैराथोराइड को हम रिमूव करा सकते हैं। कौन सी पैराथोराइड, जहां जहां जो पैराथोराइड में प्रॉब्लम है वो पैराथोराइड ग्लैंड को हम रिमूव करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट।
तो नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रॉपर असेसमेंट करना है कि पेशेंट को कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ ज्यादा पेन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो रखा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम रिच डाइट आपको अवॉइड करना है। तो जितना भी आप ये सारी चीजें देख रहे हो, फिश है आपका, आपके कह सकते हैं एग्स हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अनियंस हैं, है ना, ब्रोकलीज है, ये सारे जो है कैल्शियम रिच होते हैं। तो इन सारी चीजों को कम से कम आपको एज अ डाइट लेना है। हेल्थ टॉक देनी है रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन। उनको बताना है कि व्हाट इज दिस डिजीज, इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट हम प्लान कर रहे हैं और उससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब जानना पेशेंट का राइट होता है। कोई भी प्रोसीजर या कुछ भी देने से पहले पेशेंट को हमें वो चीज बतानी पड़ती है। इसके साथ साथ जो भी आप ड्रग दे रहे हो उसका एडवर्स इफेक्ट आप चेक करते रहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को हो जाए। एडवर्स इफेक्ट होता क्या है? एडवर्स इफेक्ट अननेसेसरी इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, जो कि बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसे सिंपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ड्रग ली, उस ड्रग का आपको बस पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ हेडेक करती है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है? हेडेक करती है बस। तो हेडेक करती है तो वो मैनेज हो जाएगा, बट उसने हेडेक की जगह एडवर्स रिएक्शन दिखाया। साइनस सिम्टम्स की जगह उसने क्या किया? एडवर्स रिएक्शन दिखाया। तो एडवर्स रिएक्शन क्या होता है? जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन, अननेसेसरी रिएक्शन हो जाता है ड्रग्स का, या वो रिएक्शन जिसको हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है, उन सारे रिएक्शंस को एडवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो हेडेक की जगह उसकी पूरी बॉडी में रेडनेस और अल्सर्स निकल आए, तो दिस इज एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट आ जाते हैं, एजुकेट करना है पेशेंट को कि हेल्थ वर्कर से हमेशा कांटेक्ट में रहे जब तक अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो भी मे बी उसका जो फॉलोअप ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें उसको डोज में चेंज कराना हो, या उसको प्रॉब्लम हो रही हो, या उससे कोई साइड इफेक्ट आ गए हो, तो अगर वो हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट में नहीं रहेगा या रहेगी तो आगे चलकर से प्रॉब्लम हो जाएगी। पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो भी फॉलोअप केयर दिया गया है वो उसको प्रॉपरली फॉलो करे। अगर फॉलोअप दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि वो अगर उसे कंप्लीटली नहीं लेगा तो सेम डिजीज को दोबारा से अराइज होने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। तो क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हो? नॉर्मली आंसर है नो, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी हद तक रिस्क फैक्टर्स को डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कितना कैल्शियम आप पर डे ले रहे हो, कितना विटामिन डी आप पर डे ले रहे हो अपनी डाइट में, वो आपको देखना है। प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, एटलीस्ट फीमेल्स को 2 लीटर पर डे और मेल्स को 3 लीटर पर डे लेना है। डेली एक्सरसाइज करनी है। स्मोक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। इसके साथ साथ अवॉइड करना है कैल्शियम राइजिंग ड्रग्स, अगर लेते हैं या उनको दिया जाता है तो कैल्शियम राइजिंग ड्रग्स उन्हें अवॉइड करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशंस में किडनी स्टोन हो सकता है, ये मैं आपको पिछले ही उसमें बता चुकी हूँ। अभी मैंने स्लाइड में बताया आपको कि जो कैल्शियम होगा जो बाहर नहीं निकल पाएगा वो डिपॉजिट हो जाएगा कहीं ना कहीं जाकर के किडनी में, और बाद में वो हार्ड हो जाएगा एंड एज अ स्टोन बन जाएगा। कॉर्नियल कैल्सिफिकेशन हो सकता है। कॉर्निया आपकी ये होती है, देख लो, तो आपकी कॉर्निया में क्या होगा कि कैल्शियम का डिपॉजिट होने की वजह से एक तरह से उसकी एक शील्ड बन जाएगी, या आप कह सकते हो कि उसका कलेक्शन हो जाएगा, और जहां पर भी उसका कलेक्शन होगा आई में, वहां पर क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से कुछ केसेस आ सकते हैं। साथ ही साथ ऑस्टियोपीनिया। तो ऑस्टियो मीन्स होता है बोन्स, पीनिया मीन्स होता है थिनिंग। तो इस तरह से कुछ बोन्स दिखने लगेंगी। ये ऑस्टियोपीनिया आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज। तो किडनी पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ते 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 आगे चल के क्या हो जाएगा कि किडनी फेल हो सकती है, नहीं तो किडनी में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से किडनी की जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो सकती है। इसके अलावा पैप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टमक है उसके अंदर प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटिन्यूस बढ़ रहा है बट वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो एक तरह का एसिड है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है और ये अल्सरेशन बढ़ सकता है। दिस विल नोन एज पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर्स आर व्हेन यू हैव अल्सर्स इन योर स्टमक या सॉफ्ट मसल्स ऑफ द स्टमक, दैट इज नोन एज पैप्टिक अल्सर। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा, दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरपैराथायराइडिज्म। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।